जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग उत्तर मुगल काल स्टार्ट किए थे और पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उत्तर मुगल काल के जो भी राजा थे, जो भी महत्वपूर्ण राजा थे, उनका सारा एक क्रम, मैंने एक सिस्टमेटिक उसको बताया और कैसे आपको दिमाग में रखना, जैसे जॉर्ज मैंने बताया, तमाम चीज़ें हमने जिक्र किया। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया उत्तर मुगल काल में कि उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणकारी, लेटर मुगल पीरियड में जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और आगे फिर इसके आगे क्या पढ़ना है, आगे जैसे मराठों का इतिहास मैं इसी मेडिवल हिस्ट्री में ही आपको कंप्लीट करूँगा। क्यों? क्योंकि मराठों का जो रिलेशन है वो मुग़ल बादशाहों से ज़्यादा है, ठीक, इसलिए इसको यहीं पे मेडिवल हिस्ट्री में ही इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और 10 गुरुओं का काल एक टॉपिक बच रहा है जो कि मैं बताऊंगा, इसी मेडिवल हिस्ट्री में भी उसको बताऊंगा। रणजीत सिंह का इतिहास हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणकारी। तो 2 विदेशी आक्रमणकारी हैं, एक नादिर शाह, दूसरा अहमद शाह अब्दाली, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। तो विदेशी आक्रमणकारी, आखिर जो विदेशी भारत पे आक्रमण करते थे तो क्यों करते थे? तो विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण करने का कई कारण था भारत पर, लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण था कि धन की लूट, भारत से धन की लूट, ये मुख्य कारण था। और भी कई कारण थे, कभी कभी भारत के शासकों ने उनको बुलाया भी, ऐसे भी है, लेकिन मुख्य कारण था धन की लूट, भारत से धन की लूट। तो ये दोनों भी आक्रमणकारी क्या थे, भारत से धन को लूटने के लिए आए थे। तो पहला कौन था, नादिर शाह, दूसरा कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, नादिर शाह अब अहमद शाह अब्दाली, जब ये दोनों आक्रमण किए तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ये एक क्वेश्चन आता है। जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली इन दोनों ने आक्रमण किया, पहले नादिर शाह ने किया, फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली ने किया, तो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तब भारत का मुगल बादशाह कौन था, और जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होती है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद डिटेल पढ़ेंगे अभी हम। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, या मोहम्मद शाह, मैं रंगीला लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। रंगीला का टाइम पीरियड क्या था, 1719 से 1748, ये मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड था। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, और जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। लिखा तो मैं हूँ ही किया, 1748 में इसने किया, 1739 में इसने किया, ये तो मैं लिखा ही हूँ, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी देखिए अभी कैसे कन्फ्यूज होते हैं। रंगीला ने किया, फिर और एक शासक है अहमद शाह, ये अहमद शाह नहीं, अहमद शाह, पीछे के क्लास में मैं बताया हूँ, जाके देखिएगा, ये भी मुगल बादशाह ही है अहमद शाह। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1748 से 1754, ये इसका, ये अहमद शाह है, अहमद शाह, ठीक। ये भी मुगल बादशाह है, ये भी मुगल बादशाह है। इसका टाइम पीरियड 1748 से 54, इसका टाइम पीरियड 1719 1748। अब देखिए इनका तो क्लियर है कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ, तो 1739 कहाँ आएगा, 1719 1748 के बीच में आएगा, यानी कि रंगीला थे उस समय, मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो भारत का मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ये तो आपको क्लियर है, इसमें नहीं कोई दिक्कत होगी यहाँ अहमद शाह में।
इस अहमद शाह अब्दाली में, क्योंकि 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और 1748 में रंगीला भी हैं और अहमद शाह भी हैं, दोनों लोग हैं। तो महीना आपको याद करना पड़ेगा। उस महीने को न याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय आक्रमण किया, ऐसे दिमाग में रखिए। ये अहमद शाह जो है ना, ये मुगल बादशाह है। पीछे क्लास में जाइएगा, आप देखिएगा तो वहाँ क्लियर होगा। अहमद शाह, फिर इसके बाद जहांदार शाह, ये साइकिल मैंने बताई थी शासकों की पीछे के क्लास में, उसको देखिएगा। तो ये अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया अहमद शाह के समय। तो उस समय भारत का मुगल बादशाह यही अहमद शाह था। तो ऐसे दिमाग में रखना कि 1748 तो रहेगा ही दिमाग में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय आक्रमण किया 1748। तो ये अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन किसके समय आक्रमण किया। ठीक है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। अच्छा, भारत पे आक्रमण करने का, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मैंने क्या बताया? धन से लूट, भारत से धन की लूट, यही मैंने बताया। और भी कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण यही था, भारत से धन की लूट। अब किस रास्ते से सब आते थे? वही ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर पंजाब होते हुए भारत, दिल्ली पे, ये क्रम था आने का आक्रमणकारियों का। तो आइए हम लोग नादिर शाह को शुरू करते हैं। तो नादिर शाह एक गडेरिया का बेटा था, गडेरिया का बेटा था, बड़ा एक सामान्य फैमिली से था नादिर शाह, और यह ईरान का रहने वाला था। ईरान यानी फारस, ठीक है, ईरान का रहने वाला था, गडेरिया का बेटा था, बड़ा ही आम आदमी, एक तरह से कई एक आम परिवार से था। ठीक, तो नादिर शाह का आक्रमण 1747, ईरान या फारस। अच्छा, नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन या फारस का नेपोलियन। क्यों कहा जाता? नेपोलियन क्या है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ईरान का नेपोलियन, फारस का नेपोलियन नादिर शाह को। तो नेपोलियन क्यों कहा जा रहा है? नेपोलियन माने क्या? नेपोलियन ने अपने ज़्यादातर युद्धों को जीत जाता था। नेपोलियन की सबसे विशिष्ट क्वालिटी थी, विशिष्ट गुण था कि वह अपने ज़्यादातर युद्धों को जीत लेता था नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त भी अपने ज़्यादातर युद्धों को जीता, इसीलिए उसको नेपोलियन का दर्जा दिया गया। ठीक इसी प्रकार नादिर शाह ने भी अपने ज़्यादातर युद्धों को जीता, तो इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, तो जैसे ये नादिर शाह है, इसी तरह से कई आक्रमणकारी आए, तैमूर लंग, तमाम चीज़ें आई, आप जानते ही होंगे। अच्छा, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? धन की लूट। मुख्य उद्देश्य क्या था नादिर शाह के आक्रमण का? धन की लूट। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि धन इसको चाहिए ही क्यों? नादिर शाह, इसका भी तो अपना साम्राज्य है, कुछ है, इसको धन क्यों चाहिए? असल बात तो मध्य एशिया में जो राज्य थे ना पहले, वो कुछ राज्य उसमें थे ऐसे कि जो अपने जो प्रशासन था, जो ये सब था, ये इन सब का खर्चा कहाँ से लाते थे? लूट के लाते थे। क्यों लूट को लाना पड़ता था उनको? क्योंकि ये वहाँ पे राजस्व वसूली नहीं करते थे। मध्य एशिया में कुछ ऐसे राज्य हैं जो राजस्व वसूली नहीं करते थे, अपने प्रशासन को चलाने के लिए वो धन की लूट करते थे। तो उसी में नादिर शाह भी था। तो नादिर शाह की वित्तीय अव्यवस्था हो गई, और उसी वित्तीय अव्यवस्था का समाधान के लिए वो भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है 1739 में। तो धन की लूट, तो नादिर शाह जो इसकी वित्तीय अव्यवस्था हो गई थी उसी का समाधान करना चाहता नादिर शाह। तो धन चाहिए उसके लिए, समाधान करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये लोग धन लूटते, धन को लूटना, इन लोगों का जो प्रक्रिया थी, जैसे तैमूर ने आक्रमण किया, फिर कई लोगों ने आक्रमण, तो सबका लगभग ज़्यादातर, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो वो भी धन की लूट,
फिर गजनवी ने, फिर गोरी ने, तो ये सारे धन की लूट के ही, भारत से धन की लूट ही इनका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अब ये नादिर शाह आक्रमण का कर लेता है 1747 में, निर्णय ले लिया। तो ये आक्रमण युद्ध होता कहाँ है? करनाल का युद्ध पंजाब में। अब आप इसको देखेंगे, पंजाब लिखा मैंने, तो ये आज वाला पंजाब नहीं है, ये उस समय का पंजाब है, मध्यकालीन पंजाब है। और इस पंजाब में हरियाणा जो तमाम आ जाते थे। ठीक है। हालांकि करनाल आज के हरियाणा राज्य में है, लेकिन उस समय हरियाणा जो है पंजाब में पड़ता था। तो ये पंजाब आज वाला मत समझ लीजिएगा, उस समय का पंजाब। ठीक है। तो युद्ध, ये जो नादिर शाह का आक्रमण, जो नादिर शाह का युद्ध कहाँ होता है? करनाल। करनाल में, करनाल से दिल्ली जो है लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है, जो आज की दिल्ली और करनाल के बीच की दूरी है। ठीक है। और युद्ध किसके किसके बीच होता है? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होता है। अच्छा, अब इसने डिसाइड कर लिया कि 1739 में हम चलेंगे। तो इसको सूचना मिली, क्या ना, मोहम्मद शाह रंगीला को लोग जाकर बताए कि एक आक्रमणकारी है नादिर शाह, वो ईरान से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल दिया है। तो रंगीला ने सोचा, मोहम्मद शाह ने सोचा कि मैं कहाँ और नादिर शाह कहाँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पिया हुआ था एकदम जहांदार शाह की तरह, ये भी एकदम रंगीन माहौल में रहता था मोहम्मद शाह रंगीला भी। फिर कुछ दिनों बाद उसके आए सेना से कोई आया, कहा कि हुजूर, नादिर शाह पंजाब तक पहुंच गया है। तो ये कहता है कि पंजाब कहाँ, नादिर शाह कहाँ, मैं कहाँ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, छोड़ देता है। फिर कहता है हुजूर, फिर कुछ दिन बाद आते हैं सब, फिर कहते हैं हुजूर, नादिर शाह करनाल तक आ गया है, पंजाब तक एकदम मुहाने पे खड़ा है। तो फिर इसको थोड़ा पिया था पूरा मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, लोग बताते हैं कि अब दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है। तब इसके दिमाग में आता है कि भाई दिल्ली पे आक्रमण करने वाला है, एकदम पिया हुआ है। तो क्या करता है, तलवार उठाता, कहता चलो युद्ध करने। और ज्यों तलवार उठाता वहीं लुढ़क के गिर जाता है। ये स्थिति थी इनकी। ठीक। अच्छा, पहले सूचना इनको कैसे मिलती थी? ऐसे ही सूचना मिलती थी कि फिजिकली लोग आते थे, इनको इन्फॉर्म करते थे। तो पहले भी सूचना का तंत्र बड़ा मजबूत था, आज ही नहीं केवल सूचना का तंत्र मजबूत है, पहले भी हुआ करता था। ठीक है। जैसे लड़कियां होंगी तो लड़कियों का भी सूचना का तंत्र बड़ा मजबूत है, आप समझ ही रही होंगी। ठीक है। तो करनाल पे आके एकदम नादिर शाह आके खड़ा है। ठीक। तो नादिर शाह, एक तरफ नादिर शाह की सेना, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला की सेना आमने सामने करनाल में आ चुके हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला भी अपने जो है मीर बख्शी सेनापति खाने दौरा को बुलाता है, और हैदराबाद का जो निज़ाम मुल्क रहता है उसको बुलाता है, और अवध के जो शहादत खान थे, इन तीनों को लेकर मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ पहुँचता है? करनाल में पहुँचता है। इधर नादिर शाह करनाल में खड़ा ही है। ठीक। दोनों के बीच युद्ध चलता है, और नादिर शाह इन लोगों को मारपीट के 2-3 घंटे में मारपीट के बराबर कर देता है, समाप्त कर देता है इन लोगों को। एक तरह से कहिए जैसे मैटरनी शो 3 घंटे का वही चलता है, 3 घंटे का। नादिर शाह ने इन लोगों को मारपीट के 3 घंटे में युद्ध कहानी खत्म कर देता है, और मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। तो 3 लोग थे मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, एक तो निजामुल मुल्क, शहादत खां और खाने दौरा। तो युद्ध के दौरान खाने दौरा की मृत्यु हो जाती है, और रंगीला भाई साहब को नादिर शाह बंदी बना लेता है। ठीक। अब क्या होता है कि निजामुल मुल्क, युद्ध के बाद निजामुल मुल्क के द्वारा मध्यस्थता की जाती है, पैसे उसे देकर अपने नवाब को किसी तरह छुड़ाते हैं निजामुल मुल्क। ठीक।
निजामुल मुल्क छुड़ाते हैं तो फिर जब किसी तरह से मोहम्मद शाह रंगीला छूट कर आता है तो निजामुल मुल्क के द्वारा मध्यस्थता की गई, जिससे मोहम्मद शाह रंगीला छूट गए। और इधर मीर बख्शी खाने दौरा मारा गया था युद्ध के दौरान, तो ये वाला पद खाली हो गया था मीर बख्शी का। अब इस पद पे इन दोनों की निगाह थी, शहादत खां की भी थी और निजामुल मुल्क की भी थी, दोनों की निगाह थी कि कौन इस पे कब्जा करे। हालांकि निजामुल मुल्क पे मोहम्मद शाह रंगीला को बड़ा भरोसा हो गया, क्योंकि इसने छुड़ाया भी था बंदी से और सैयद बंधुओं से भी मुक्ति दिलवाई थी निजामुल मुल्क ने, तो इस पे थोड़ा इसको भरोसा हो गया रंगीला को। तो इसको क्या बना दिया, मीर बख्शी बना दिया निजामुल मुल्क को। इधर शहादत खां भी बंदी थे, तो शहादत खां भी छूटे। तो अभी इन लोगों के दिमाग में था किसी तरह छूट उठ कर आए ये लोग, तो पैसे उसे देकर अपना जैसे भी अपना 50-50 लाख रुपए, नादिर शाह की डिमांड थी, नादिर शाह को इन्होंने 50 लाख रुपए दिया, देव करके निजामुल मुल्क ने अपने साहब को छुड़वा के किसी तरह से निकले। अब इसको जब ये इसको पता चला शहादत खां को कि ऐसी ऐसी हो गई घटना, ये इनसे जलता भी था निजामुल मुल्क से, ठीक। चूँकि शहादत खां क्या था, शहादत खां वित्त मंत्री था एक तरह से कहिए, और वित्त मंत्री को युद्ध के मैदान में लेकर जाना ये थोड़ा उचित नहीं था। इससे इस कारण से भी, क्योंकि इसको भी युद्ध के मैदान में लेकर गए थे लोग, और ले जाने का कारण कौन था, निजामुल मुल्क ही था। तो इस कारण से भी शहादत खां निजामुल मुल्क से नाराज था, और शहादत खां मीर बख्शी के पद पाना चाहता था, लेकिन ये बन गया, तो इस कारण से भी इसको जलन थी। तो जब ये दोनों लोग अपना छोड़ ओढ़ कर आए किसी तरह से 50 लाख रुपए में, इससे बात उत करके अपना मोहम्मद शाह रंगीला छूट कर आए, तो शहादत खां भागते हुए गया नादिर शाह के पास कि हुजूर बस 50 लाख रुपए में आप मान गए, आप दिल्ली पे आक्रमण करिए, मैं आपको 2 करोड़ तो मैं खुद दूंगा। किसने कहा, शहादत खां ने कहा कि मैं 2 करोड़ तो खुद ही आपको दूंगा, आप दिल्ली पे आक्रमण करिए। तो अब इसके दिमाग में, नादिर शाह के दिमाग में आया कि ईरान कहाँ, और मैं हरियाणा में करनाल में, करनाल से दिल्ली 100 किलोमीटर, ईरान बहुत दूर, 50 लाख रुपए में मेरा हुआ है, खर्चा पानी अपना सब कुछ जोड़ा ही था। तो इसके दिमाग में आया कि चलते हैं दिल्ली आक्रमण करते हैं, और जब ऐसी बात है 2 करोड़ ये देगा तो चलो दिल्ली पे आक्रमण करो। अब इसके बाद क्या होता है कि ये नादिर शाह जो है दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है, और दिल्ली में फिर विवाद होते हैं, विवाद बढ़ते बढ़ते दिल्ली में खूब कत्लेआम होता है, खूब कत्लेआम, और इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम दिल्ली में हुआ इस युद्ध के बाद। इतिहास में सबसे बड़ा कत्लेआम जो हुआ ये हुआ। अब दिल्ली में पहुंचा, सबको मार पीट के बराबर कर दिया एकदम। अब वहाँ ये हुआ, अब जैसे मोहम्मद शाह रंगीला को तो पता ही था कि इसको पैसा चाहिए, तो अब लगभग नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण करता है, लगभग 70 करोड़ की संपत्ति जब्त करता है, 70 करोड़ की संपत्ति जब्त करता है। सब घोड़े और गधे खच्चरों पे लादता है और खोजता है शहादत खां को कि बुलाओ भाई, शहादत खां कहाँ गया। वो अगर नहीं बताता तो मैं इधर आता ही नहीं, बुलाओ, उससे भी 2 करोड़ ले लेते हैं, फिर चलते हैं। अब सबको पता चलता है कि ये सब इतना बड़ा कत्लेआम, इतना बड़ा षड्यंत्र शहादत खां ने किया है। अब शहादत खां को भी बात पता चल जाती कि ये चीज़ सबको पता चल गई, तो शहादत खां आत्मग्लानि के कारण, आत्मकुंठा के कारण क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। हालांकि शहादत खां का स्टोरी में जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें और डिटेल बताऊंगा, लेकिन यही कारण था कि इनको भी नादिर शाह खोज रहा था कि भाई अब तो मैं सब कुछ लूट ही लिया हूँ, 70 करोड़ की संपत्ति पा ही गया हूँ, लेकिन 2 करोड़ और चाहिए मुझे। किससे, शहादत खां से। उसने भी कहा था बुलाओ उसको, खोज रहा था उसको। ये डर के माले जो है
जनता से डर के मारे आत्महत्या कर ली। तो नादिर शाह, अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे निजामुल मुल्क के, अच्छा और क्या करता है ये, 70 करोड़ की संपत्ति तो पाता ही पाता है, और तख्ते ताउस और दुनिया का महत्वपूर्ण, दुनिया का सबसे कीमती, सबसे महंगा कोहिनूर हीरा को भी ये उठा ले जाता है, जो आज ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में है। तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा को भी उठा ले जाता है। और तख्ते ताउस का है कि शाहजहां का मयूर सिंहासन था, इसमें तमाम हीरे मोती तमाम जड़े हुए थे, ये ऐसा सिंहासन था। इस सिंहासन को भी क्या करता है, घोड़े गधे खच्चरों पे लदवा कर उठा ले जाता है। तो हीरा भी ले गया और तख्ते ताउस भी ले गया। ठीक, तो ये है कहानी नादिर शाह की। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मीर बख्शी कौन था। तो खाने दौरा था, युद्ध के दौरान कौन मारा गया, तो खाने दौरा मारा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यस्थता कौन करता है, निजामुल मुल्क करता है। ठीक, और क्या क्या ले गया, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लेकर गया। ठीक, तख्ते ताउस क्या था, शाहजहां का मयूर सिंहासन था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान, अंतिम राजा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। वीडियो पॉज करिएगा, सोचिएगा तो कौन था, कौन था। नादिर शाह किसके समय आक्रमण किया था, रंगीला के समय, मोहम्मद शाह के समय। तो मोहम्मद शाह के समय ही तख्ते ताउस को लेकर जा रहा है, यानी कि मोहम्मद शाह ही तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था। तो राजा कौन था, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम राजा, मुगल बादशाह या शासक कौन था, तो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक, तो ये है नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक, अब नादिर शाह ने इतना बड़ा क्षेत्र विजित किया था। ठीक, और क्षेत्र विजित किया था, उसके बाद कुछ ही समय बाद नादिर शाह की हत्या हो जाती है। अभी हत्या कैसे हुई, कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसकी पत्नी ने हत्या कर दी, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। अब इस पचड़े में आपको नहीं जाना है। अब इतना जानिए कि नादिर शाह ने बहुत बड़ा क्षेत्र विजित किया था, बाद में उसकी हत्या हो जाती है। अब हत्या होने के बाद नादिर शाह का एक सेनापति रहता है, उसका क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली, इसकी हत्या होने के बाद स्वयं को उसका उत्तराधिकारी, वैध उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि मैं ही जो है नादिर शाह का वैध उत्तराधिकारी हूँ। ठीक, तो आगे कौन आएगा, अहमद शाह अब्दाली 1748 में। अब अब्दाली अपने आप को क्या घोषित कर देता है, नादिर शाह का वैध उत्तराधिकारी, या स्वयं को, जैसे मैंने लिखा है ना, स्वयं को नादिर शाह का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और यह दावा करता है कि पंजाब मेरा है। क्यों, क्योंकि पंजाब और उसके आसपास वाली एरिया नादिर शाह ने विजित किया था। तो जब ये दावा कर रहा है कि मैं ही जो है वैध उत्तराधिकारी हूँ, तो इस पे भी दावा करेगा पंजाब पर भी। ठीक है, अच्छा, अब अहमद शाह अब्दाली उधर से विजिट करते हुए कांधार, काबुल, उधर से नियंत्रण करते हुए आगे भारत की तरफ बढ़ता है और अफगान वंश की नींव रखता है। उधर कंधार और काबुल को नियंत्रित करता है और अफगान वंश की नींव रखता है, या अफगानिस्तान की नींव रखता है। जो आज का अफगानिस्तान देश है वो किसकी देन है, किसकी देन है, अहमद शाह अब्दाली की देन है। ठीक है, तो अफगान राज्य की नींव, आधुनिक जो अफगान राज्य है, अफगानिस्तान की नींव कौन रखता है, अहमद शाह अब्दाली। कौन सा क्षेत्र विजित करके, काबुल और कंधार को जीत कर। ठीक है, नींव रखता है और स्वयं को पंजाब पर दावा करता है, स्वयं को नादिर शाह, जो नादिर शाह का वैध उत्तराधिकारी भी घोषित करता है।
ठीक। अच्छा, अब आगे 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया कि मैं आक्रमण करूंगा। किस लिए? वही धन की लूट के लिए। धन की लूट ही उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक। तो इसने कुल 7 आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने कुल टोटल 7 आक्रमण किए। अभी हम लोग इसको समझेंगे। अब आपके दिमाग में, जैसे अहमद शाह अब्दाली पे एक मूवी भी आई थी पानीपत, जिसमें संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली बने हैं, आई थी, आप जानते होंगे। तो उसमें आप देखेंगे तो केवल अहमद शाह अब्दाली को एक निर्दयी लुटेरा बताया गया है। चूँकि संजय दत्त की उम्र 60 से ऊपर ही होगी, एक बुढ़ा तरह से मान लीजिए उसको। और अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो लगभग 38 या 40 वर्ष का था। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा नहीं है। तो जो मूवी आई थी उसका केवल एक एस्पेक्ट दिखाया गया है। अच्छा, इस मूवी के आने से चर्चा होने लगी कि इस मूवी से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये भी चर्चा होने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की नींव या अफगानिस्तान राज्य की नींव किसने रखा था? अहमद शाह अब्दाली ने रखा था। और अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को अफगान बाबा या अफगान संत के नाम से पूजते हैं। और इधर मूवी में क्या दिखाया गया है कि एक निर्दयी लुटेरा था। अब्दाली चाहता तो दिल्ली के तख्त पे कब्जा कर लेता, लेकिन वो कहता था कि मुझे दिल्ली का तख्त बहुत, मेरे लिए दिल्ली का तख्त कुछ नहीं है। जब मैं अपने अफ़गान की वादियों और पहाड़ियों में जब विजिट करता हूँ तो उसकी तुलना में दिल्ली का तख्त मेरे लिए कुछ नहीं है। इस टाइप में बोलता था। ठीक है। तो इसने अपना आक्रमण किया और धन की प्राप्ति के लिए क्या कुल 7 आक्रमण किया। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में आप शिवाजी को सुनते होंगे, तो अब जैसे शिवाजी को औरंगजेब क्या कहता था? शिवाजी को औरंगजेब कहता था पहाड़ी चूहा। तो ये बात जब महाराष्ट्र वाले सुनेंगे तो उनको क्या होगा? हर्ट होगा। बाद में, हालांकि बाद में औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि दी, लेकिन कहता था। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की भी एक मूवी आई थी, उसमें भी आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने क्षेत्रों में काम किया, लेकिन केवल युद्ध का केवल एक एस्पेक्ट दिखाया गया है। तमाम सैनिक के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया। आप जाके वीडियो देखिएगा। लेकिन दिखाया गया मूवी में क्या? एक छोटा सा एस्पेक्ट। तो ये लोग मूवी बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ के बढ़िया से बनाते तो मूवी हो सकता और हिट होती। ठीक है। तो यही स्थिति है कि जो 7 आक्रमण हुए हैं। अच्छा, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 आक्रमण किया। 5वां आक्रमण जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और बाबर को भी मैंने बताया था, बाबर ने भी कुल 5 आक्रमण किए थे, और 5वां आक्रमण जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तब्दील हो गया था। समझ रहे हैं बात? तो ये दिमाग में रखेंगे कि 7 युद्ध अब्दाली ने किया, 5वां युद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में कन्वर्ट हो गया, 5 युद्ध बाबर ने किया, 5वां युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में कन्वर्ट हो गया। इसको दिमाग में आप रखेंगे। ठीक। तो कुल 7 आक्रमण। तो अहमद शाह अब्दाली का कुल टोटल 7 आक्रमण है, 1748 से लेके 1767 तक। ठीक। जिसमें से 2 ही आक्रमण इम्पॉर्टेंट है, 48 वाला और 61 वाला। 1748 और 5वां 1761, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं कि पानीपत के तृतीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यानी पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण क्या था? और बीच में मराठे कहाँ से आ गए? तो वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा, फिर ये देखिएगा। तो आइए उसी को हम लोग समझते हैं। ठीक। तो 1748 में पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, लूटा पाटा, चला गया। फिर 1749 में पंजाब पर आक्रमण किया, लूटपाट किया, चला गया।
इन दोनों आक्रमणों के बाद मुगल बादशाह अहमद शाह की हालत हो गई खराब। अब मुगल बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। उनके दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा था कि करा क्या किया जाए। तो मुगल बादशाह अहमद शाह के एक वजीर थे, उनका नाम था सफदर जंग। सफदर जंग ये अवध के नवाब भी थे, ये अवध के नवाब भी थे और प्लस अहमद शाह के वजीर थे। अच्छा, अहमद शाह मैं बोल रहा हूँ तो अहमद शाह कौन? अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली नहीं। अहमद शाह मतलब मुगल बादशाह अहमद शाह जो इस समय शासक थे भारत के। ठीक, तो सफदर जंग अहमद शाह का वजीर था और अवध का नवाब था, इसीलिए सफदर जंग को नवाब वजीर भी कहा जाता था। ठीक, तो इस सफदर जंग ने क्या किया कि देखा कि हालत तो खराब हो गई हमारे मुगल बादशाह की, किया क्या जाए। तो ये भागते हुए गया मराठों के पास। मराठों से जाकर कहा कि ऐसा है भाई कि हम लोगों की स्थिति बड़ी ख़राब है, बार बार अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर दे रहा है, आगे और स्थिति खराब हो जाएगी अगर। तो ऐसा है कि आप लोग मुझे आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा प्रदान कीजिए, उसके बदले में हम तुमको पंजाब और सिंध वाला चौथ देंगे और सर्वदेशमुखी देंगे। तो अब मराठों को लगा कि भाई इतना बड़ा चीज़ मिल रहा है, अब कुछ पैसे भी देंगे। मराठे तैयार हो गए, बात बन गई, लगभग संधि होने वाली थी। केवल मुगल बादशाह की स्वीकृति बाकी थी। तब तक बीच में क्या हुआ कि मुगल बादशाह की भी स्वीकृति हुई ही नहीं थी, होने वाली थी। उसी बीच में अहमद शाह अब्दाली ने तीसरा आक्रमण कर दिया। अब तीसरा आक्रमण कर दिया तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह को पराजित कर दिया और उसके बदले में मुगल बादशाह अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और सिंध का क्षेत्र दे दिया। तो तीसरे आक्रमण में पंजाब और सिंध का क्षेत्र अहमद शाह ने अब्दाली को दे दिया। अब ये बात जो है मराठों को तक पहुंची कि पंजाब और सिंध तो हम लोगों को संधि से मिलने वाली थी, ये कहाँ से तक बीच में आ गया। मराठों का मूड खराब हो गया कि अब्दाली कहाँ से बीच में आ गया। अब मराठे भी एकदम पूरा गुस्से में कि अभी इनको हम छोड़ेंगे नहीं, किसको? अब्दाली को छोड़ेंगे नहीं, ये कहाँ से आ गया बीच में। हमारी तो लगभग संधि हो गई थी। उन लोगों को पूरा ये होने लगा था कि पंजाब और सिंध का क्षेत्र मिल जाएगा तो हम लोग जितने भी कर्जे उर्जे हैं जो भी है सब कुछ क्लियर करके एकदम अपनी सेना मजबूत करेंगे, ये सब सोच रहे थे मराठे। इधर अब्दाली ने अहमद शाह से ले लिया पंजाब और सिंध का क्षेत्र। ठीक, तीसरे युद्ध के बाद अच्छा अभी ये बातें चली ही रही थी, तब तक अहमद शाह फिर चौथा आक्रमण कर देता है और आगरा मथुरा को लूटते हुए दिल्ली तक अहमद शाह पहुंच जाता है। ठीक, अब दिल्ली तक जब पहुंच जाता है तो चौथे आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कुछ व्यवस्थाएं बनाकर फिर जाता है। चौथे आक्रमण करने के बाद जिस क्षेत्र को विजित करता है उस क्षेत्र की कुछ व्यवस्था बनाता है, फिर वापस लौट जाता है। क्या व्यवस्था बनाता है चौथे आक्रमण के बाद? चौथे आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली द्वारा घोषित कुछ व्यवस्थाएं थी, जिसमें सम्राट आलमगीर द्वितीय, भाई सम्राट जो थे, सम्राट को तो वही रहने देता है, लेकिन वजीर बनाता है गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को, मीर बख्शी बनाता है नजीबुद्दौला को, मुख्य एजेंट नजीबुद्दौला बनाता है। तो मीर बख्शी मुख्य एजेंट, अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक मुख्य एजेंट बनाया था जो नजीबुद्दौला था, यानी एक तरह से कहिए उसका मेन आदमी था वो नजीबुद्दौला। ठीक, ये लोग तो बाकी। अच्छा, जब अब्दाली जाता है ये क्षेत्र देकर इन लोगों को बना करिए, तो नजीबुद्दौला से बोलता है कि इससे सजग रहना, तुम इमादुल मुल्क से सजग रहना, बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था। तो ये बोल के जाता है कि तुम गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क से सजग रहना तुम, ठीक है, सचेत करके जाता है। तो मुख्य एजेंट नजीबुद्दौला। अच्छा, इधर मराठों का मूड खराबी हुआ था एकदम। मराठे क्या करते हैं, मराठे एकदम गुस्सा में क्या करते हैं, 1757 में ही, इसी में
1757 में ही मराठे क्या करते हैं, पीटते पाटते दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली पहुंचकर पहले इनको बुलाते हैं, नजीबुद्दौला को, पहले इनको बलवर पीटते हैं, नजीबुद्दौला को, इनके मीर बख्शी को, कि तुम ज़्यादा अब्दाली का तुम एजेंट बने हो, तुम एजेंट हो। तो 4 झापड़ इनको लगाते हैं, सब कहते हैं जाओ बता देना। ठीक, इनको पीटते हैं, दिल्ली से इनको भगा देते हैं। इसके बाद पंजाब में जाते हैं, पंजाब में भी अब्दाली ने अपने प्रतिनिधि को छोड़ा था, उन प्रतिनिधि को भी पीटते हैं, उनको भी भगा देते हैं। ठीक, और धीरे धीरे ये जो मराठे थे ये अटक तक पहुंच गए। अटक में ले जाके अपने घोड़े वोड़े को पानी वानी पिला के फिर वापस आ गए। यानी मराठे क्या किए, मराठे दिल्ली पे गए और नजीबुद्दौला को पीटे पाटे, फिर पंजाब गए, वहाँ पे अब्दाली के प्रतिनिधि को पीटे पाटे, फिर वैसे होते हुए चले गए अटक, अटक में जाके अपने घोड़े को पानी वानी पिला के वापस आ गए। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि एक समय मराठों की तूती बोलती थी, कहाँ से, कटक से अटक तक, कटक उड़ीसा में, अटक सिंध में, कटक से अटक तक ये मराठों की तूती बोलती थी। ठीक, अब ये बात अभी बेचारा नजीबुद्दौला सब लोग पिटा रहे हैं, पर पंजाब का प्रतिनिधि भी तोड़ा गया, उधर अटक तक पहुंच गए मराठे। अब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चलती है। अब तो आप जान ही रहे होंगे कि अहमद शाह अब्दाली का पारा एकदम हाई, एकदम गर्म, कि ऐसा, अच्छा ऐसी बात है एकदम। फिर अहमद शाह अब्दाली निर्णय करता है कि इन मराठों से मुझे बदला लेना है। तो 5वां आक्रमण, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, ये मराठों से बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली करता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों से बदला लेने के लिए होता है। कौन करता है, अहमद शाह अब्दाली। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्यों हुआ। तो उसका यही कारण था कि मराठे एकदम मनबढ़ करके एकदम मार पीट के बराबर कर दिए थे। अहमद शाह अब्दाली को पता चला, उसने यह निर्णय लिया कि मराठों को मैं बहुत तोड़ूंगा। तो उसी चक्कर में ये मराठों से बदला लेने के लिए आक्रमण करता है, और वही आक्रमण पानीपत के तृतीय युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब चौथे आक्रमण के बाद तो ये, अब 5वां आक्रमण पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक, तृतीय युद्ध होता है, सबको पीटता पाटता है, सबको बराबर कर देता है। अब फिर पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इसमें मराठों की बुरी पराजय होती है। ठीक, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली फिर एक व्यवस्था बना के जाता है जिसमें सम्राट शाह आलम दुर्ती रहते हैं, मुगल बादशाह को ही रहने देता है सम्राट, वजीर इमादुल मुल्क और मीर बख्शी नजीबुद्दौला ही रहता है। तो ये 5वें आक्रमण के बाद, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद की ये व्यवस्था है, ये सब बनाकर अहमद शाह अब्दाली लौट जाता है, फिर लौट जाता है। इस समय इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी पराजय हुई, बुरी क्षति हुई। लगभग हर घर से कोई न कोई मराठा, कोई एक आध मराठा जरूर मारा। तो इतिहास में मराठों की बहुत बड़ी क्षति हुई पानीपत के तृतीय युद्ध से। और अफगानिस्तान में एक कहावत भी है कि जैसे कोई ज़्यादा उछल कूद रहा है तो अफगानिस्तानी उसको कहते हैं, अफगानिस्तानी को ही कहते हैं कि क्या भाई लगता है मराठे से जीते हो क्या। यानी एक कहावत वहाँ पे है अफगानियों की। ठीक है, तो अब पानीपत के तृतीय युद्ध में ये दशा थी। अब्दाली ने अपनी ये व्यवस्था बनाकर अब्दाली पुनः चला गया। ठीक, अब पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रभाव मराठों पर क्या हुआ, तो मराठों पर यही हुआ। मराठा इतिहासकार के अनुसार मराठों की बुरी पराजय हुई, बुरी क्षति हुई। तो यही मैंने लिखा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रभाव। अच्छा, पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रभाव मराठों पर क्या हुआ, फिर अंग्रेजों पर क्या हुआ, फिर सिखों पर क्या हुआ, इन तीनों पर जब हम लोग क्लैरिफाई करके पढ़ेंगे तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मराठों पर देखिए, मराठों पर हुआ कि मराठा इतिहासकार के अनुसार मराठों की निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई।
और बहुत से मराठे मारे गए। लेकिन शीघ्र ही मराठों ने अपनी शक्ति प्राप्त कर ली और मुगल बादशाह को मराठा संरक्षण में ले लिया। यानी दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे उनको अपने संरक्षण दिया, ठीक, और धीरे धीरे अपनी शक्ति इन्होंने, मराठों ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त की। अच्छा, मराठों पर ये मराठा इतिहासकार बोल रहे हैं, लेकिन अन्य इतिहासकार भी हैं। वो कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये तो डिसाइड नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन इतना तो डिसाइड कर ही दिया था कि अब भारत पर मराठा शासन नहीं करेंगे। ये अन्य इतिहासकार कहते हैं। तो आगे देखिए, अन्य इतिहासकार के अनुसार मराठा इतिहासकार इसकी राजनीतिक महत्वता को कम दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के जो पॉलिटिकल है उसको इम्पोर्टेंस को कम महत्व देते हैं, कम दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो, और अन्य इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध तो ये डिसाइड किया कि नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर दिया कि अब मराठा जो है भारत पर शासन नहीं करेंगे, ठीक। अब 1761 में मराठा पराजित हुई, इनकी बुरी हार हुई, ठीक। लेकिन 1772 तक जाते जाते मराठा फिर अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते हैं इन 11-12 वर्षों में, 11 वर्षों में। और इन्हीं 11 वर्षों में उधर ब्रिटिश एकदम अपने को मजबूत करते चले गए। कैसे? देखिए, मैंने लिखा है कि ब्रिटिशों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1761 में मराठा पराजित हुए, लेकिन 1772 तक पुनः मराठा मजबूत हो गए। लेकिन इन 11 वर्षों में ब्रिटिश एकदम मजबूत हो चुके थे। कैसे ब्रिटिश मजबूत हो गए थे? देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध निपटा दिया, जीत लिए ब्रिटिश। 64 में बक्सर का युद्ध जीत लिए। 59 में बेडारा का युद्ध जीत लिए। और 63 में फ्रांसीसियों को भी, वांडीवास के युद्ध, फ्रांसीसियों को भी निपटा दिया। तो इधर ब्रिटिश धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, इधर मराठा भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, ठीक। तो ब्रिटिशों पर यह प्रभाव पड़ा। अच्छा, सिखों पर क्या प्रभाव पड़ा? सिखों पर, तो इसको मैं थोड़ा सा वो मिटाता हूं, तब आपको क्लियर। सिखों पर क्या प्रभाव पड़ा इस पानीपत के तृतीय युद्ध का, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सिखों पर थोड़ा समझिए, सिखों पर क्या प्रभाव पड़ा। सिखों पर। अब ये देखिए, ये है आपका, यहां पे मान लीजिए मराठा है, ठीक। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा क्या हो गए? कमजोर हो गए, ठीक। मराठा कमजोर हो गए। इधर पंजाब है, पंजाब में सिख मिसलों का उदय होता है। क्यों सिख मिसलों का उदय होता है अभी बता रहा हूं। इधर अफगानिस्तान, इधर अफगान, जहां पे अब्दाली था। तो अब इधर अब्दाली अफगानिस्तान में अपनी आंतरिक राजनीति के चक्कर में फंसा हुआ था। अब्दाली इधर फंसा हुआ है, ठीक। मराठा इधर तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कमजोर हो गए हैं। क्योंकि बीच बीच में अब्दाली आता था, मराठे भी आक्रमण कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मराठा भी इधर हालत खराब है, इधर अब्दाली अपने आंतरिक राजनीति में फंसा हुआ है, तो ये भी फंसे हुए हैं, ये भी फंसे हुए हैं। तो इधर सिखों को जो है मौका मिलता है उदय होने का। तो यहाँ पे फिर सिख मिसलों का धीरे धीरे उदय होता है, ठीक है। क्योंकि अब्दाली भी अपनी आंतरिक राजनीति में फंसे हुए हैं, मराठा भी कमजोर हो चुके हैं, तो मौका मिल गया सिख मिसलों के उदय होने का। तो आगे अब धीरे धीरे सिख मिसलों का उदय होगा। अब यहीं से जो है गुरु गोविंद सिंह और तमाम चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी। वो मैं आपको, रणजीत सिंह से लेकर कहानी स्टार्ट होगी, फिर वो धीरे धीरे जाएगी आगे तक, ठीक। तो वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा। तो सिखों पर ये प्रभाव पड़ा, सिखों को मौका मिला आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ठीक। क्योंकि ये लोग अपने अपने में ही फंसे हुए थे, ठीक। तो ये हो गया आज का उत्तर मुगल काल में
विदेशी आक्रमणकारी, एक अहमद शाह अब्दाली, एक नादिर शाह, दोनों का आक्रमण हो गया, क्लियर हो गया। अब मराठों का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मराठा अभी बाकी हैं, मराठा पढ़ेंगे, ठीक। फिर 10 गुरुओं का काल पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम मराठों का इतिहास एकदम जीरो से स्टार्ट करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, ये लेक्चर को देखिए, चिंतन मनन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।